नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अपने पिता को गवा चुके 10-12 साल के एक बच्चे ने कैमरे के सामने वो बातें कह दी है, वो सवाल उठा दिया है जो सवाल उठाने की हिम्मत देश के बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एडिटर्स में नहीं है। 10-12 साल का वो बच्चा जिसके पिता की हत्या आतंकियों ने उस बच्चे की मौजूदगी में कर दी, जो बच्चा अपनी बहन, अपनी मां और अपने पिता के साथ पहलगाम गया था। उसके पिता 44वां जन्मदिन मनाने पूरे परिवार को लेकर गए थे। आतंकियों ने धावा बोला, हमला किया, 27 लोगों को मौत की नींद सुलाया। उसी में इस बच्चे के पिता भी थे। इस बच्चे की मां और ये बच्चा दोनों जब कैमरे के सामने आए तो उन्होंने जो कुछ कहा यह सुना जाना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए। खास बात यह कि यह बच्चा गुजरात का है, उसी गुजरात का जहां से मोदी जी आते हैं। सूरत के रहने वाले शैलेश कलठिया इस बच्चे के पिता थे, अब इस दुनिया में नहीं है। शैलेश कलठिया अपनी पत्नी शीतल, बेटी नीति और बेटे नक्श के साथ पहलगाम गए थे। शैलेश कलठिया क्या करते थे, परिवार क्या कह रहा है, यह आगे सुनेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं इस बच्चे को सुनिए। थोड़ा फेस मैंने ब्लर किया है चूंकि माइनर है, उम्र मैं नहीं जानता, अंदाजा लगा रहा हूं कि 10-12 साल के आसपास होगा। इस बच्चे से पूछा गया, कई सवाल पूछे गए, कई कैमरे थे। इस बच्चे से पूछा गया कि सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हो, सरकार से कुछ कहना चाहते हो सुरक्षा के बारे में, तो इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से सुनिए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी है। बच्चे ने कहा इतना बड़ा हमला हुआ, सरकार को पता ही नहीं है, सरकार तो गई, आर्मी का बेस है नीचे और कुछ पता ही नहीं। मतलब सीधे सीधे 10-12 साल का यह बच्चा जिसके पिता की मौत अभी अभी हुई है, पिता की मौत के 48 घंटे के भीतर कैमरे पर यह बच्चा जो कह रहा है पूरे देश को सुनना चाहिए। और यही सवाल उठाया जा रहा है कि जहां हजारों सैलानी थे, कश्मीर में जहां आतंकवाद और आतंकियों का खतरा होता है, वहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी, तैनाती क्यों नहीं थी? क्या हजारों सैलानी ऐसी जगह पर उनकी मौजूदगी जहां आतंकी हमला हो, क्या वहां कुछ किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा बलों की तैनाती होनी नहीं चाहिए थी? क्यों ऐसा हुआ कि आतंकी हमले के 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट बाद तरह तरह के बयान हैं पीड़ितों के, उन परिजनों के जिनके परिजनों ने जान गंवाई अपने किसी रिश्तेदार की, पति की, भाई की, पत्नी की। कह रहे 30 से 40 मिनट बाद वहां सुरक्षा बल के जवान पहुंचे। तो वही सवाल ये बच्चा उठा रहा है। कुछ और बातें इस बच्चे ने कही। उससे पहले आपको बता दूं कि इसके पिता शैलेश कलठिया SBI के इंश्योरेंस ऑफिसर थे, स्टाफर थे, सूरत के रहने वाले थे जैसा कि मैंने कहा, और हाल में उनका ट्रांसफ़र मुंबई के कांदीवली ब्रांच में हुआ था। पहले वो जोधपुर में काम करते थे। ओरिजिनली अमरेली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सूरत में भी उनका घर मकान है और वो परिवार को लेकर 44वां जन्मदिन मनाने के लिए पहलगाम गए थे। इस बच्चे की मां ने केंद्रीय मंत्री गुजरात के रहने वाले CR पाटिल से क्या तल्ख और सीधे सवाल पूछे, चुभने वाले, वो सवाल भी आगे दिखाऊंगा। गुजरात के 3 लोग आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए हैं। उन 27 में से 3 गुजराती हैं। लेकिन इस बच्चे ने और क्या कहा वो भी सुनिए। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर।
तो ऊपर गए, तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी, और मुसलमान बोल रहे थे। मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवाद हुई है। मतलब ये बच्चा जिसके पिता की हत्या इसकी मौजूदगी में हुई, जैसा कि मैंने कहा, इसका नाम है नक्श, जो अखबारों से, मीडिया से मुझे पता चल रहा है। ये साफ साफ बता रहा है कि कैसे वहाँ आतंकी आए, भागे, बचने की कोशिश की, आतंकियों ने इन सबको ढूंढ लिया, खोज लिया, और उसके बाद धार्मिक पहचान के आधार पर पूछ के कि मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, और उसके बाद चुनकर हिंदुओं को नाम के आधार पर, पहचान के आधार पर गोली मारी, फिर चले गए। फिर कैसे ये बच्चा वहाँ से आया, घोड़े वाले इसको लेकर आए, कैसे बचकर आया, ये सारी बात इसने बताई। तो पहली बात कि एक बच्चा बता रहा है कि वहाँ पहचान के आधार पर, धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुनकर गोलियां मारी गई। 10-12 साल का बच्चा बोल रहा है। और दूसरी बात, सुरक्षा की बात, कि वहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, वो भी ये बच्चा बोल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, ढिंढोरा पीटने वाली सरकार, कश्मीर को टूरिस्ट के लिए स्वर्ग बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, कश्मीर को टेरर फ्री बनाने के दावे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, इन सब के बयान एक तरफ और पहलगाम की हकीकत एक तरफ। मैंने प्रधानमंत्री मोदी के वो बयान अपने 2-3 वीडियो में कई बार दिखाए हैं। अब इस बच्चे की मां और उस परिवार के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, जिस परिवार में पिता की हत्या हो जाए 44 साल की उम्र में, एक बच्चे की उम्र 10-12 साल हो सकता है, 9 साल भी हो, मैं नहीं जानता, अंदाजा लगा रहा हूं वीडियो देखकर, तस्वीर देखकर, और एक बेटी, उनकी उम्र के बारे में पता नहीं। अभी इनकी परवरिश होनी है, पढ़ाई होनी है, पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन घर में कमाने वाला आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। आरोप परिवार का है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था होती, चाक चौबंद इंतजाम होते, तो शायद आतंकियों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होते। इनकी मां ने, नक्श की मां, जिनका नाम शीतल है अखबारों के मुताबिक, शीतल ने क्या कहा जब उनसे CR पाटिल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, मिलने पहुंचे। यह सब सुना जाना चाहिए, सुनिए शीतल को। મારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી, આ છોકરાઓનું હું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવી? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ, મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કાંઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ફરીથી बहुत नाराजगी जता रही हैं शीतल, शैलेश भाई की पत्नी, कि तुम्हारा जीवन जीवन है, हमारा जीवन जीवन नहीं है। उस नाराजगी के बीच में जो वीडियो का लंबा हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ये सब भी कहा कि पहलगाम में कोई सुविधा नहीं थी, सेना नहीं, पुलिस नहीं, बल्कि एक और वीडियो सुनाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि और उन्होंने क्या कहा। और ये जब कह रही थी तो चुप्पी साध कर जो केंद्रीय मंत्री हो सुन रहे थे, क्योंकि सामने उनकी नाराजगी, शीतल की नाराजगी झलक रही थी, जिनके पति की हत्या हुई थी। एक और वीडियो पहले, તેની સિક્યુરિટી નથી સારી, ઉપર મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં એક ઓફિસર નહોતો, કોઈ જવાન નહોતું, જો ત્યાં કોઈ હોત ને તો આ ન થાત, કોઈ સિક્યુરિટી નહીં, આ બધું બની ગયું છે, છતાં નીચે મિલિટરી હતા, એ લોકોને ખબર જ નહોતી કે ઉપર શું થયું છે। પાછા તે ये शीतल कह रही हैं कि उसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सुरक्षा बल वहाँ मौजूद नहीं था। ये बहुत सारे लोग कर रहे, वो टूरिस्ट जो बचकर आए, आतंकियों की गोलियों से किसी ढंग से बचकर भागे, वो टूरिस्ट
जिनके घर का कोई न कोई आतंकियों की गोलियों का शिकार हुआ। मातम के बीच उनके बयान आ रहे हैं, उसमें भी सवाल बार बार उठ रहा है कि वहां पुलिस और सुरक्षा की मौजूदगी क्यों नहीं थी। और ये सवाल तो उठ ही रहा है कि सिक्योरिटी के साथ इंटेलिजेंस फेल्योर एक बड़ा सवाल है कि पता क्यों नहीं चला इतना ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को या उनकी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों का आना, रेकी करना। अब सारी बातें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कई दिन से रेकी कर रहे थे, उन्हें पता है था कि यहाँ सुरक्षा बल नहीं है, उनको आने में इतना टाइम लगेगा, आधे घंटे पहुंचने में लगेगा। ये सारी चीजें अब सूत्रों के हवाले से आ रही है, तो सवाल उठता है ये पहले से पता क्यों नहीं था। ये किसका फेल्योर है, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है। ये सवाल वो परिजन अब पूछ रहे हैं जिनके परिवार से किसी न किसी को आतंकियों की गोलियों का शिकार होकर जान गंवानी पड़ी है। जो शीतल है उन्होंने कई सवाल उठाए, कई बातें की जो गुजराती में, कुछ बातें मैं समझ पा रहा हूं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री से कि पहलगाम में कोई सुविधा नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। जब बड़े नेता या वीआईपी आते हैं तो उनके पीछे कितनी गाड़ियां आती हैं। नेता जिस हेलीकॉप्टर में चलते हैं टैक्स देने वालों के दम पर चलता है। आतंकी हमारे सामने आते हैं, हिंदू मुसलमान पूछकर सिर्फ हिंदुओं को मार देते हैं। सेना क्या कर रही थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर मोदी सरकार सारी सुविधाएं अपने लिए रखना चाहती है तो आज से कोई भी सरकार को वोट नहीं देगा। आपके पीछे कितने वीवीआईपी हैं, आपके पीछे कितनी गाड़ियां हैं, आपकी जिंदगी जिंदगी है, टैक्स देने वाले की जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर आप इतना टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाएं क्यों नहीं देते। अपने बेटे की तरफ इशारा करके शीतल बेन ने कहा कि इन बच्चों का भविष्य क्या है। मैं अपने बेटे को इंजीनियर, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, उसे कैसे पढ़ाऊंगी। मुझे न्याय चाहिए, मेरे लड़कों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। ये भी कहा, भास्कर में डिटेल छपा हुआ है, चूँकि गुजराती में है, बहुत कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ, कि नेता बस फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। जब पाटिल ने कहा सरकार मदद करेगी तो शैलेश कलथिया की पत्नी ने कहा सरकार सिर्फ यही कह रही है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। इस तरह से उनकी नाराज़गी, बल्कि केंद्रीय मंत्री के साथ मौजूद नेताओं ने जब शीतल बेन को बोलने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गुस्से में कहा नहीं सर, आपको सुनना पड़ेगा। जब सब कुछ हो जाता है तो हमारी सरकार आती है, फ़ोटो खिंचवा कर चली जाती है। सरकार कहती है सेना के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए थे, बाद में आकर आप लोग क्या करेंगे, मुझे बस न्याय चाहिए। ये शीतल बेन कह रही थी और ऐसे बहुत सारे परिवार के लोग करें। बल्कि शीतल बेन ने यह भी कहा इसी वीडियो में, ये कह रही हैं कि कश्मीर खराब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। और सिक्योरिटी न होने की शिकायत ये तमाम लोग कर रहे हैं। और ये शिकायत और ये सवाल सीधे सीधे सरकार से है, शीतल बेन का भी और वो 10-12 साल के बच्चे नक्श का भी, जिसने अपने पिता को खोया है। शीतल बेन ने अपने पति को खोया है। तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आपने 48 घंटे के भीतर इस बर्बरतापूर्ण हत्याकांड के नरसंहार के 48 घंटे बीत गए। आपने प्रधानमंत्री मोदी की रैली देख ली होगी बिहार के मधुबनी में। नीतीश कुमार और मोदी जी को हंसी ठिठोली करते देख लिया होगा। नीतीश कुमार मोदी जी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, मोदी जी के बड़े बड़े दावे भाषण में सुन लिए होंगे। लेकिन क्या आपने बीते 48 घंटे में अकाउंटेबिलिटी की बात कहीं सुनी है? सुना है कि कोई चैनल सवाल पूछ रहा है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? 48 घंटे हो गए, बैठकों का दौर चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी अपनी मीटिंग जो मिडिल ईस्ट में थी उसको छोड़कर आए, एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग की, वो सब तस्वीरें आ रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, आतंकियों को जड़ से खत्म करने, खोज कर खत्म करने की बातें हो रही है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी वो कौन लेगा? कई रिश्तेदार परिजन जो बयान दे रहे हैं, जैसे पहलगाम में ही आज देखा मैंने विजेता सिंह जो हिंदू की रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के टूरिस्ट के हवाले से लिखा है कि वो भी, उनकी भी यही शिकायत थी कि अगर वहाँ पे आर्मी या सुरक्षा बलों की तैनाती होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ये कई जगह से ये खबरें आ रही हैं। तो सवाल वही जो मैंने शुरू में कहा, अकाउंटेबिलिटी की। स्क्रीन पर कुछ चेहरे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल और सीडीएस अनिल चौहान। देश की सुरक्षा की, सरहदों की सुरक्षा की, आतंकवाद से सुरक्षा की, नागरिकों की दुश्मनों से सुरक्षा की, टेररिस्ट से सुरक्षा की जिम्मेदारी इन 5 लोगों की है। क्योंकि ये 5 लोग बहुत अहम भूमिका सरकार में, सेना में, रक्षा विभाग,
गृह मंत्रालय यही लोग हैं। और 007 अजीत डोभाल, खुफिया एजेंसियों के सबसे बड़े मास्टर। सवाल उठता है ये फेल्योर अब किसका है? ये जिम्मेदारी कौन लेगा, कहेगा कि ये चूक हो गई? ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जो ढिंढोरा अगर पीटा जाता है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो गया, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में पिछले साल या कुछ महीने पहले भी लगातार कहते रहे कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूटी या नहीं टूटी, जैसे ऐसे। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? अगर ये कहते रहे कि कमर टूटी या नहीं टूटी, तो आतंकवाद की तो कमर नहीं टूटी, सबूत आतंकी छोड़ गए 27 जाने लेकर। उन दरिंदों की कमर टूटी होती तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन वो दावे करने वाली सरकार के मुखिया जिम्मेदारी लेकर कहेंगे कि कहां चूक हो गई? देश को कौन बताएगा कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाली सरकार कैसे इसमें फेल हो गई? या सरकारी एजेंसियां कि उन आतंकियों ने रेकी भी किया, वहां सब कुछ पता भी किया, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं है, इसके बारे में भी जानकारी ली और आखिरकार 27 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए जो बच्चा पूछ रहा है। बहरहाल बहुत तरह के बयान, इन सब के बीच सरकार के दावे, सरकार के दावों पर लगातार बैठकें, अभी ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। अमित शाह श्रीनगर होकर आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रैली खत्म करके दिल्ली में मीटिंग करेंगे। लेकिन मीटिंग और बैठकों के दौर के साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही लेकर सामने आकर बताना भी चाहिए कि यह जिम्मेदारी किसकी है। और जब प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब वो क्या कहा करते थे, किस तरह से सरकार की घेराबंदी करते थे। तत्कालीन सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके खिलाफ कहीं भी कोई आतंकी वारदात के बाद बिना वक्त गंवाए कैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत आक्रामक तेवर के साथ बयान दिया करते थे। उनके कई बयान पिछले 48 घंटों से वायरल हो रहे हैं। चाहे वो मुंबई हमलों के बाद अहमदाबाद से मुंबई जाकर उनका दिया गया बयान हो कमजोर सरकार और आतंकवाद को लेकर, चाहे ये बयान हो 2008 के आसपास है, जब वो आतंकवाद को खत्म करने के सारे फॉर्मूले बताया करते थे लगातार। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार। क्योंकि ये फॉर्मूला बताते थे कि ऐसे अगर करो तो आतंकवाद खत्म होगा, और सवाल पूछते थे तत्कालीन सरकार से। लेकिन तब मुख्यमंत्री थे, जिम्मेदारी इनकी नहीं थी। आज प्रधानमंत्री हुए, इन्हें लगभग 11 साल होने जा रहे हैं। 11 साल में कई तरह के दावे भी किए गए। कहा गया पहले नोटबंदी के समय, नोटबंदी के बाद कमर टूट गई आतंकियों की, फिर 370 के बाद आतंकी खत्म हो गए, और 370 हटे हुए 5 साल से ज्यादा हो गए। और उसके बाद क्या हो रहा है सामने तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सवाल वही कि जिम्मेदारी किसकी, फेल्योर किसका, सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी का जवाब कौन देगा, खुफिया एजेंसियां अगर फेल हुई तो उसका कौन जवाब देगा, और ये जो बच्चा सवाल पूछ रहा है इसके सवाल का जवाब कौन देगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो आतंकी, वो दरिंदे जहां भी होंगे वो दबोचे जाएंगे और उन्हें ऐसी सख्त सजा मिले कि आतंकियों को इस बात का एहसास हो कि भारत में, अगर भारत के किसी भी हिस्से में इस तरह से आप गोलियां चलाकर ये दरिंदगी दिखाओगे तो भारत की सेना, भारत सरकार उन्हें किसी भी सूरत में कहीं से भी खोज निकालेगी, जो दावा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और हमें सेना पर और भारत सरकार पर भरोसा है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी लें और उन आतंकियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाएं। फिलहाल नमस्कार।